चलिए हाय फ्रेंड, आप सभी के रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट डेली मॉक टेस्ट कर रहे थे, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये साइंस का जो सेट चल रहा था, आज सेट संख्या कितना है? 10 है। हम लोगों ने 9 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 10वां सेट है। इसका मेन मकसद है कंसेप्ट, थ्योरी और रिविजन कि हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुचित दिया है, संकुलित किए जाते हैं। जैसे आलू का चिप्स होते हैं, उसको प्लास्टिक में हम लोग क्यों चिप्स जो उसमें कुरकुरे जैसे रहते हैं, आलू के चिप्स जो प्लास्टिक के थैले में संकुलित रहते हैं। कैसे रहते हैं? संकुलित किए जाते हैं। उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? जो आलू का चिप्स होता है, इसमें कौन सा गैस भरा रहता है? किसके कारण ये आलू का चिप्स जो होता है वो उसमें कुरकुरे ही जैसा रहता है, जैसे ताज़ा के ताज़ा ही रहता है। कौन सा गैस इसमें भरा रहता है? तो ये आपका कौन सा गैस भरा रहता है? ये आपका नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसमें कौन सा गैस होता है? ये आपका नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस इसमें भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस का फुटबॉल में ही भरा जाता है। नाइट्रोजन कहाँ पर भरा जाता है? ये आपका फुटबॉल में ही भरा जाता है। इसका आंसर आप देखेंगे, पहला दिया है नाइट्रोजन, यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन वातावरण में। आलू के चिप्स में प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं। कौन सा गैस रहते हैं इसका? तो ये कौन सा रहते हैं? ये आपका नाइट्रोजन रहते हैं। नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फलिया। यहाँ पर दिया हुआ है फलिया जो अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में मतलब होती है या होता है। जो फलिया होती है, अब यहाँ पे एक टर्म दिया है फलिया। फलिया का मतलब जैसे हम लोग मूंगफली खाते हैं, ये आपका फलिया, जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली, ये सब फली के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? पहला दिया है चर्बी वसा, दूसरा दिया है प्रोटीन, तीसरा दिया है तेल और चौथा दिया है स्टार्च। तो मूंगफली जब हम खाते हैं तो मूंगफली में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका प्रोटीन। फलिया यानी फलिया में देखिए, फलिया जो होता है इसमें कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। फास्ट फूड खाते हैं उसमें वसा ज़्यादा पाया जाता है, आलू में स्टार्च पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिया है निम्नलिखित युग्मों को कौन सी सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है क्वेश्चन में है कि नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि है कि नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखना है जो युग्म है ये विटामिन से संबंधित है, ये कौन सा इससे संबंधित है या नहीं है। देखिए यहाँ दिया पहला थायमीन। थायमीन जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन डी, ये होता है सूखा रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। अब यहाँ पर दिया है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? जो रक्त होता है वो जमता नहीं है, जो रक्त होता है वो थाका नहीं बनता है। रक्त का जमना मतलब रक्त नहीं जमता है। रक्त का होता है नहीं जमता है। विटामिन के कमी के कारण क्या होता है? रक्त नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है। और इसका दिया हुआ है यहाँ पर दिया है बध्ययापन, मतलब बझापन। ये विटामिन के कमी के कारण होता है। विटामिन ई के कमी से होता है। ई के कमी के कारण होता है। ये आपका किसके कमी के कारण होता है? ये बध्ययापन होता है जो विटामिन ई के कमी के कारण होता है। और विटामिन ई को क्या बुलाता है? ब्यूटी विटामिन बुलाता है, ब्यूटी। ये आपको ब्यूटी विटामिन बुलाता है। ये आपका ब्यूटी विटामिन किसको बुलाता है? ये विटामिन के ई को बोला जाता है। विटामिन ई जो होता है इसी के कमी के कारण होता है बंध्यापन या बंध्यापन रोग होता है। ये विटामिन ई के कमी के कारण होता है। ये दिया है नियासिन। नियासिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्लेगरा। ये भी सही है। विटामिन डी, इससे सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है, ये हड्डी से संबंधित होता है। ये विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोला जाता है। इसमें जो सूखा रोग होता है ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ये भी सही है। ये देखिए थायमीन, ये होता है आपका विटामिन 1। ये होता है, ये आपका बेरी रोग होता है विटामिन
B1 की कमी से यानी थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये आपका गलत है, ये विटामिन के की कमी से नहीं होता। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त नहीं जमता है, यानी रक्त थाका नहीं बनता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का नहीं जमता, थाका नहीं, रक्त का नहीं जमता है, और ये कट जाएगा तो रक्त स्रावित होता रहता है, जमता नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नहीं है, ये मैचिंग नहीं है, ये विटामिन ई के कमी के कारण होता है, इसलिए इसका मैचिंग नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ गेस क्वेश्चन होंगे, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे। इसमें देखिए, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस बोला जाता है, इसमें पूछा गया है। जैव कोशिका जो होता है, जैव कोशिका जो होते हैं उसमें जैव कोशिका का जो जैव कोशिका है उसमें उसका किसको हम लोग पावर हाउस बोलाते हैं। इसमें दिया है कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइक्रोकांडिया, संपूर्ण कोशिका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होता है ये केवल पादप में ही पाए जाते हैं। पादप मतलब किसमें, पादप में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, केवल पादप पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं, पादप में पाया जाता है। पादप मतलब किसमें, पेड़ पौधा में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, ये कोशिका भित्ति का बना रहता है, ये पादप में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब यहाँ क्या होता है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधे, ये होता है पेड़ पौधे, पादप मतलब। अब ये कोशिका भित्ति आपका केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। माइक्रोकांडिया जो जैव कोशिका का क्या बोला जाता है, इसको पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस। पावर हाउस किसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है माइक्रोकांडिया को, माइक्रोकांडिया को क्या बोला जाता है, ये आपको पावर हाउस ऑफ बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया को बोला जाता है क्या चीज, पावर हाउस ऑफ सेल। माइक्रोकांडिया क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ये होता है आपका पावर हाउस ऑफ सेल, किसको बुलाता है, माइक्रोकांडिया को बुलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी इसका माइक्रोकांडिया हो जाएगा। जैव दिया है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आपका माइक्रोकांडिया को, माइक्रोकांडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से समझेंगे, ये मेरिट वाला क्वेश्चन है। सभी जैव यौगिक में अनिवार्य मूल तत्व है। यहाँ पे एक चीज दिया है जैव यौगिक, ये है जैव यौगिक, जैव यौगिक। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में हम देखेंगे, यहाँ पर दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और गंधक दिया है। तो जो कार्बन होता है सभी जैव यौगिक में क्या होते हैं, मौजूद रहता है। ये अनिवार्य मूल तत्व होता है, कौन सा होता है, ये कार्बन होता है। जो कार्बन होता है ये आपका अनिवार्य मूल तत्व होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन, जो मानव के लिए या जीव जंतु जो होते हैं उसके श्वसन में ये भाग लेता है और ये श्वसन को पूर्ण करता है। ऑक्सीजन का कार्य है, ये जलता नहीं है लेकिन जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी दहन होता है उसमें ऑक्सीजन का रहना महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी दहन संभव नहीं है। चलिए इसका आंसर हो जाए आपका सी, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लेवेनाइजेशन। ये ग्लेवेनाइजेशन या ग्लेवेनाइड लोहे की पाइप पर परत होती है। जो ग्लेवेनाइजेशन होता है या ग्लेवेनाइजेशन उसको बोला जाता है। यहाँ पर दिया है ग्लेवेनाइड, यह है ग्लेवेनाइड। जो ग्लेवेनाइड किया जाता है इसमें किसका परत लगाया जाता है, ये ग्लेवेनाइड किया जाता है किसका, ये आपका लोहा को किया जाता है, यानी लोहे पर एक परत चढ़ाया जाता है। उसको किसके लिए, संरक्षण मतलब बचाने के लिए लोहा का परत चढ़ाया जाता है, लोहा पे परत चढ़ाया जाता है। ये लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है, इसी को बोलता है ग्लेवेनाइजेशन। इस पे जो लेप लगता है किसका लगता है, ये आपका लगता है जास्ता, जस्ते के जो परत चढ़ता है उसको क्या बोलता है, ग्लेवेनाइजेशन। ये जस्ते की परत चढ़ती है यानी जिंक की, जिंक की जो इस प्रक्रिया को क्या बोलता है, जस्तीकरण, ग्लेवेनाइजेशन बोला जाता है। ये लोहा के मतलब मूर्छा से बचाने के लिए, यानी मूर्छा से बचाने के लिए उसको क्या लगाया जाता है, ये जास्ता का परत चढ़ाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, जस्तीकरण बोला जाता है, यानी ग्लेवेनाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे एक चीज दिया है क्रोमियम, ये आपका साइकिल का रिंग देखे हैं, साइकिल का जो रिंग होता है
उसमें क्रोमियम का परत जो चमकता है, ये साइकिल का जो रिंग होता है, यानी जो रिंग जो नाचता है चक्का में लगा रहता है, उस पे जो चमकीला भाग होता है उसमें कौन सा परत लगा रहता है, ये क्रोमियम का परत लगा रहता है, ये आपका क्रोमियम लगा रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यहाँ पर दिया गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप के परत जो चढ़ता है उसमें कौन सा लगता है, ये जिंक लगता है। जैसे लोहा को क्या किया जाए, मूर्छा से मतलब बचाया जाता है, जंग से क्या किया जाता है, बचाया जाता है, जंग से बचाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग से संबंधित है, इसको देखेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर 2 सूची दिए गए हैं, 2 सूची दिए गए हैं, सूचियों को सम्मिलित किया, सूची के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दिया त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि और नाग। ये आपका रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, इसी में आपको चारों मिल जाएगा, एक ही क्वेश्चन में आपका चारों मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ए नंबर में दिया आपका, ए में दिया आपका, यहाँ पर दिया त्रिशूल, 1 नंबर में दिया है त्रिशूल। त्रिशूल जो होता है ये आपका त्रिशूल दिया हुआ है 1 नंबर में। ये त्रिशूल होता है लघु परास सतह से वायु को क्या करता है, प्रक्षेपित करता है, यह प्रक्षेपस्त्र है। ये कैसा होता है, ये लघु मतलब कम दूरी का होता है, ये लघु परास का होता है। परास मतलब क्या होता है, रेंज का, सतह पर, ये सतह का है, जो सतह पे क्या करता है, सतह से वायु में, जो सतह से क्या कैसा होता है, सतह से वायु पे क्या होता है, प्रक्षेपस्त्र होता है, प्रक्षेपस्त्र होता है, प्रक्षेपस्त्र होता है। ये कैसा होता है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। लघु परास का मतलब कम रेंज का कैसा होता है, वायु से, सतह से वायु पर। त्रिशूल कैसा है, ये सतह से वायु होता है, कैसा होता है, सतह टू वायु मतलब एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। यहाँ पर दिया है त्रिशूल कैसा है, लघु परास मतलब रेंज होता है, उसका कहाँ से होता है, ये सतह से लेकर के वायु तक होता है। इसका आंसर हो जाएगा लघु परास से सतह से वायु तक। अब नेक्स्ट दिया है पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है, अब पृथ्वी का मतलब अर्थ, जो पृथ्वी है, जो मिसाइल जो पृथ्वी होता है, ये किससे होता है, जो पृथ्वी होता है, बी नंबर में दिया है पृथ्वी, बी नंबर में दिया है पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है ये सतह से सतह होती है, सतह से सतह पे वार करने वाला होता है। ये आपका सरफेस टू सरफेस होता है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। इसको याद करने का तरीका है, पृथ्वी यानी सतह से सतह, पृथ्वी मतलब सतह से सतह, पृथ्वी मतलब सतह से सतह। ये पृथ्वी है, यहाँ से देखिए सतह से सतह कहाँ करेगा, प्रक्षेपस्त्र करेगा, सतह से सतह। यानी ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। अब नेक्स्ट है आपका अग्नि, नेक्स्ट है आपका अग्नि। यहाँ पर सी को नोट करेंगे, यहाँ पर सी है, अग्नि है, इसको अग्नि। ये आपका कैसे ये कार्य करता है, ये माध्यमिक परास मतलब रेंज का होता है, मतलब क्या ऐसा होता है, मिडिल होता है, मिडिल मतलब माध्यमिक प्रसार की क्या होता है, प्रक्षेपित करता है। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। अब दिया एक नाग, 4 नंबर बचा आपका नाग। ये नाग कैसा होता है, ये आपका जो मिसाइल होता है ये कैसे कार्य करता है, ये टैंक रोधी होता है। कैसा होता है, टैंक रोधी होता है, टैंक रोधी प्रक्षेपस्त्र होता है। टैंक रोधी कैसा होता है, प्रक्षेपस्त्र होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आइए मैचिंग करते हैं, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, एक ही को मैं दिया है, यहाँ से हम तुरंत आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए बी का 4, बी का 4, सी का 2, सी का 2, डी का 1। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा आपके वनडे एग्जाम के लिए। जो भी आगामी एग्जाम है उसमें साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे, इस सेशन को करते रहेंगे आप लोग। और 10 मिनट वाला शो से बहुत बेनिफिट मिल रहा है आप लोग, उससे बने रहेंगे। जो आलू का चिप्स था, जब नाइट्रोजन पढ़ाए थे हम, वहाँ पे वो क्वेश्चन आपको मिला होगा, आप लोग इसको देखना ना भूलेंगे। जो 10 मिनट वाला शो है उससे बने रहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें युग्म दिए हुए हैं, जोड़ा दिया हुआ है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जेम्स वाट, इन्होंने क्या किया था, ताप वाष्प इंजन का क्या किया था, खोज किया था। हाँ ये सही है, वाष्प इंजन का खोज किए थे। अब देखिए जीएल बेल जो किए थे, ये टेलीविजन का खोज किए थे। टेलीविजन का कौन किए थे, ये आपका बेल, ये भी सही है। सॉरी यहाँ टेलीफोन का, जो टेलीफोन का खोज किए थे कौन, जीएस बेल।
और GL बेट्स किए थे किसका, टेलीविजन का। ये आपका टीवी का किए थे, मतलब टेलीविजन का किए थे। कौन किया था, GL बेट्स, ये किए थे टेलीविजन। यहाँ देखिए AG बेल किए थे आपका टेलीफोन, और जेम्स वाट किए थे वास्प इंजन। जेम्स वाट वास्प इंजन, AG बेल टेलीफोन, AG बेल टेलीफोन, GL बेल टेलीविजन। अब लास्ट है यहाँ पर दिया J परकिंसन। पेंसिलिन, पेंसिलिन का खोज किसने किया था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका खोज किसने किया था, आपका किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मैचिंग नहीं है इसलिए ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था, इसलिए इसका आंसर क्या है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर यहाँ से ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इससे पूछा गया कौन सा सुमिलित नहीं है, इसको देखेंगे। जेम्स वाट वास्प इंजन, बेल टेलीफोन, बेयर्ड टेलीविजन, बेयर्ड टेलीविजन। ठीक है, देखते हैं ऐसे ही विद्युत बल्ब एडिशन, विद्युत बल्ब एडिशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे कम, यहाँ पे पूछा गया सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। अब ये तरंगदैर्घ्य जो होता है वो प्रकाश की जो लाइट होता है उसकी चाल को क्या करता है, दर्शाता है। यानी जो प्रकाश तेज है मध्यम है, मतलब उसको क्या कैसे दर्शाया जाता है, उसके तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के द्वारा ही हम लोग सूचित करते हैं। ये आपका तरंगदैर्घ्य है यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ को कैसे निर्धारित किया जाता है, जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है उसी को इससे डिनोट किया जाता है। सबसे अधिक आपसे पूछेगा किसमें होता है, सबसे अधिक प्रकाश का वेवलेंथ किसमें होता है, ये होता है लाल रंग में। सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक, सबसे अधिक वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होगा, ये लाल रंग में होता है। सबसे अधिक वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका होता है, ये आपका रेड का होता है। किसका होता है, ये आपका रेड का है। आइए इसको रेड से डिनोट करते हैं, रेड से लिखते हैं, किसका होता है, रेड का यानी लाल रंग का होता है। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक सिग्नलों पर किया जाता है, क्योंकि ये दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए इसका रेड का प्रयोग किया जाता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कम यानी यहाँ पर पूछा हुआ है सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ये होता है आपका बैगनी का। ये आपका किसका होता है, ये होता है आपका बैगनी रंग का जो होता है, ये आपका बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का सबसे कम होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें पूछेगा प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल नीला हरा। आप नोट कर लेंगे यहाँ पे प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल नीला और हरा होता है, और हरा। जो हरा रंग होता है ये सब मिलकर के प्राथमिक रंग का निर्माण होता है, ये प्राथमिक रंग होता है, इसको नोट कर लेंगे। प्राथमिक रंग कौन होता है, लाल नीला हरा। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, आपका रेड का होता है। और उस सबसे कम किसका होता है वेवलेंथ, आपका बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, ये आपका बैगनी का होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, बैगनी का होता है। इसको नोट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण की आवश्यक होता है। क्षयकरण मतलब कैसा होता है, जैसे हम लोग लोहा के छड़ को बाहर रख देते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ये मानिए लोहा का एक छड़ है, इसको हम लोग बाहर रख देते हैं, इसमें बाहर रख देते हैं, इसमें क्या होता है, ये लोहे के छड़ में इसमें कैसे होता है, बाहर रख दिए, इसमें नमी आएगा। जैसे ये कैसे होगा, यहाँ पे नमी लगेगा, नमी, नमी मिलेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हवा लगेगा, ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के कैसा होता है, ये आपका जंग का मतलब क्षयकरण कर देता है। ये दोनों मिलेगा, इसमें नमी होगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, इसमें जंग लग जाते हैं, जंग लग जाता है। यहाँ पे ये जंग लग जाते हैं, ये मूर्छा मतलब क्या होता है, जंग लग जाता है। इस पे लोहा पे क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग लगेगा, जब जंग लग जाता है लोहा में, जब जंग लगता है इसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है।
लोहा में जब जंग लगता है, लोहा में जंग लगने से, लोहा में जब जंग लगता है इसका क्या होता है, भार बढ़ जाता है। जो भार होता है वो बढ़ जाता है, भार बढ़ता है, भार बढ़ता है, जीवन काल घटता है। जीवन काल, कोई भी लोहे पदार्थ होते हैं जिसमें जंग लगेगा तो भार बढ़ता है, जीवन काल घटता है, इसका मतलब जो जीवन काल है वो घटेगा और इसका भार बढ़ता है। ये था आपका लोहा। इसमें जो नमी और ऑक्सीजन मिलेगा तो उसमें क्या होता है, लोह धातु का क्या होता है, क्षयकरण होता है। जब नमी और लोहा मिलता है तो क्या होता है, लोह धातु होते हैं, जो लोहा वाला धातु होते हैं, लोह धातु का क्या होता है, क्षयकरण होता है, लोह धातु का क्षयकरण होता है। यहाँ से आप क्वेश्चन को देखेंगे, दिया निम्नलिखित में कौन सा लोह धातु का क्षयकरण के लिए आवश्यक है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तथा नमी। ऑक्सीजन तथा नमी रहता है तो क्या होता है, लोहा का क्षयकरण हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक, किसमें वेग, देखिए निम्न में से किसका वेग अधिक होता है, ये दिया हुआ है। कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग दिया हुआ है। अब देखिए जिसमें आपका यहाँ पर दिया है वेग किसका अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो ध्वनि होता है निर्वात में गमन करता है या नहीं करता है, निर्वात जो निर्वात जो माध्यम होता है, निर्वात माध्यम वैक्यूम मीडियम होता है। इसमें निर्वात माध्यम में आपका प्रकाश तो गमन करता है पर ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि को गमन करने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होती है। एक यहाँ पर नोट करेंगे और दूसरा नोट करेंगे। ये प्रकाश, जो प्रकाश होता है इसमें निर्वात में गमन करती है, इसमें गमन करती है, लेकिन आपकी ध्वनि है, ध्वनि को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। प्रकाश क्या करती है, निर्वात में गमन करती है, प्रकाश निर्वात में गमन करती है, पर ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि आपका निर्वात में गमन नहीं करती है, निर्वात में गमन नहीं करती है, मतलब ध्वनि को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। ध्वनि को माध्यम चाहिए, निर्वात में कोई माध्यम नहीं रहता है, ध्वनि कंपन नहीं करती है, इसलिए इसको प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश को गमन करती है। और यहाँ पर दिया किसमें वेग अधिक होता है, तो प्रकाश में क्या होता है, वेग अधिक होता है। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए ये दिया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, मतलब किसने दिया। अब ये क्वेश्चन आपको देने का सबको पता है, किसने दिया, न्यूटन ने दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया है क्या चीज, चार्ल्स न्यूटन, और यहाँ पर तीसरी में दिया आइजैक न्यूटन। इसको ध्यान से देखेंगे, इसको बताने का यही मेन मकसद है कि आप एग्जाम में हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। और यहाँ पर भी दिया है न्यूटन, देखिए यहाँ पर भी आपका न्यूटन चाचा है और यहाँ पर भी है न्यूटन चाचा। इसको अगर हम डायरेक्ट मारेंगे तो सबसे पहले हम मारेंगे न्यूटन देखेंगे, लेकिन चार्ल्स न्यूटन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, आइजैक न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का लाने का मेन ही मकसद था, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन का दूर करना था कि पहले आप अच्छा से ऑप्शन को पढ़ेंगे तब हम आंसर देंगे। अब देखिए चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर दिया चार्ल्स बेबेज, इनको क्या बुलाया था, यही होते हैं आपके फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बुलाता है, ये आपको चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को ये बुलाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स न्यूटन नहीं मारना है, आइजैक न्यूटन मारना है। चार्ल्स न्यूटन नहीं मारना है, आइजैक न्यूटन मारना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है, जो वर्षा होती है उसका गोलाकार आकृति क्यों होता है। ऑप्शन दिया है द्रव का घनत्व, पृष्ठीय तनाव,
और वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व। जो पृष्ठीय तनाव होता है यही होता है आपका गोलाकार आकृति का कारण कौन करता है, ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव का कारण होता है। जैसे सेविंग ब्रश जो होते हैं उसमें पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। जो वर्षा के बूंदे गोलाकार आकृति के कारण होती है ये पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, ये पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जो पानी का किस ताप पर पानी का घनत्व जो डेंसिटी होता है वाटर का वो कितना मतलब किस पर अधिकतम होता है। जो वाटर का डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी किस ताप पर आपका अधिकतम होता है, मतलब हाई होता है। अधिकतम कितने पर होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसको नोट कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। -4 डिग्री नहीं मानेंगे, 4 डिग्री पर होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, जो लोग भी अभी बिहार एसएससी बिहार पुलिस का जो भी आपका आगामी एग्जाम है उसका आप सेट लगाइए, और ये रिवीजन क्लास जो चल रहा है इसको पर डे आप इसे क्वेश्चन को लगाएंगे और देखेंगे जो 25 क्वेश्चन हो रहा है उसमें आपका कितना सही हो रहा है। इससे आपका पता चलेगा आपको कितना और मेहनत करना है, और 10 मिनट का जो शो चल रहा है उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उस पर हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि 10 मिनट में आपका कोई भी एग्जाम के लिए जो भी एक टॉपिक आ रहा है, यहाँ पे टॉपिक जो रह रहा है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें MCQ भी आता है लास्ट में, MCQ। ये जो MCQ होते हैं प्रीवियस ईयर आते हैं, इसलिए आप 10 मिनट वाला शो पर एकदम विशेष ध्यान देंगे, आप लोग उसको देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी मैचिंग है। सूची 1 मात्रक दिया है, सूची 2 इकाई दिया है, साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिया है कूटों का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उच्च वेग, ये किससे मापा जाता है, इसका मापक होता है मेक, इसका मापक होता है मेक। और दूसरा दिया है तरंगधैर्य, तरंगधैर्य तो एंगस्ट्रॉन्ग ही होता है। अब ऊर्जा यहाँ पर दिया दाब, दाब का कौन सा होता है, ये पास्कल होता है। ये पास्कल चाचा ने इसका खोज किया था, यानी इसमें भूमिका अपना दिया था, इसलिए इसका पास्कल पड़ गया। ऊर्जा का होता है जूल। ये तो लग रहा है एकदम सॉलिड है, ये डायरेक्ट आंसर है। देखिए उच्च वेग मेघ हो गया, तरंगधैर्य हो गया एंगस्ट्रॉन्ग, दाब का पास्कल, और ये हो गया ऊर्जा का जूल। तब देखेंगे 1 2 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 इसमें है, 1 2 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने वाला इकाई होती है। अब ओजोन जो होता है, ओजोन परत O3 जो होता है ओजोन परत होता है। आपका ओजोन जो होता है ये इसको मापने का जो इकाई होता है ओजोन, ये आपको ओजोन जो परत होता है ये आपका वायुमंडल में जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, यूवी किरण जो सूर्य से आपके स्किन को आने से बचाता है, इसी से होता है त्वचा कैंसर होता है। ओजोन लेयर अगर जी उसका संक्षरण जितना होगा, मतलब उसमें जितना भी छिद्र होगा उसे हमको रे जो पड़ेगा अल्ट्रावायलेट रे, इसे क्या होता है स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर होता है, ये स्किन कैंसर होता है, मानव शरीर पे बहुत प्रभाव डालता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी कर देता है कैंसर, स्किन कैंसर होता है। और ओजोन जो परत है ये क्या करता है, एक छत का कार्य करता है। वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, पराबैंगनी किरण जो पड़ता है वो उसको क्या करता है, वो छानने का काम करता है। इसको सबसे पहले ने डॉब्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसको बताया था, इसीलिए डॉब्सन नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही क्या पड़ा था, इसकी इकाई का नाम पड़ा था। इसके इकाई का नाम पड़ा था, क्या होता है, डॉब्सन इकाई होता है। इसका इकाई का नाम होता है डॉब्सन होता है, इसका इकाई का नाम होता है डॉब्सन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के इकाई को परत को मोटाई को नापने की इकाई होती है, ये होता है डॉब्सन होता है। ये आपका डॉब्सन आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 10 मिनट वाला शो ही आपको इसमें क्या करके आंसर लगा सकता है। ये आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही अच्छा है,
क्योंकि इसका थ्योरी हम 10 मिनट वाला शो में करा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए CFL तथा LED लैंप को क्या अंतर है। आपको अभी जो विद्युत बल्ब, LED और CFL के बारे में 10 मिनट वाला शो में बताए थे, उसमें जा करके ही देखिएगा, वहीं से डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पर दिया CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। यह है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो CFL में पारा का वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप में अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा दिया है, ये आपका सही है। CFL की औसतन जीवन अवधि LED लैंप की बहुत अधिक होती है। नहीं, जो CFL का जीवन काल होता है LED से क्या होता है, कम होता है। जो CFL का जीवन काल होता है वो LED से क्या ऐसा होता है, LED से आपका LED से कम होता है। LED से इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल जो होता है, जीवन काल आपका किससे कम होता है, LED से कम होता है। LED से कम होता है, इससे दिया हुआ है CFL के औसत जीवन काल LED लैंप से बहुत अधिक होता है। नहीं, अधिक नहीं होता है, ये कम होता है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। LED लैंप के तुलना में CFL है कम ऊर्जा का सक्षम है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका C, इसका आंसर हो जाएगा C। आपका दो गो सही है और ये गलत है। देखिए यहाँ पे है जो अभी बताए थे आपको LED, देखिए यहाँ पे है LED बल्ब की अवधि 50,000 यानी 50,000 घंटे से अधिक है। CFL बल्ब की कितनी है, 8,000 घंटे तक है। CFL कितनी है, 8,000 घंटे तक है। ये आपका 10 मिनट वाला शो का क्वेश्चन है, ये 10 मिनट वाला का थ्योरी का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़ा दे करके नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा दे करके नहीं छोड़ना है, 10 मिनट के शो से जुड़ना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब से बने रहेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आपका मैथ, GK GS, रीजनिंग और हिंदी का सेट स्टार्ट हो गया है और थ्योरी क्लास भी चल रहे हैं। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और यहाँ से अपना पढ़ाई को मजबूत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ।